नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। इस समय पूरे हिंदुस्तान में राजनीतिक प्रोपेगेंडा, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा चल रहा है और पूरे परसेप्शन को बदलने की कोशिश की जा रही है। यह परसेप्शन कौन सी है? क्योंकि पीएम मोदी को सीटें कुछ कम आ गई तो ऐसा प्रोपेगेंडा पैदा करो कि उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक हर जगह भारतीय जनता पार्टी के संगठन को ये लगे कि अब बड़े नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत हो गई है और एजेंडों में बदलाव की जरूरत हो गई है। और इसलिए विपक्षी पार्टियां तरह तरह के प्रोपेगेंडा कर रही है। उत्तर प्रदेश को लेकर एक प्रोपेगेंडा यह भी चल रहा है कि बस अब तो योगी चले गए, योगी को अब वहां का सीएम नहीं बनाए रखा जाएगा। अलग अलग खबरें आ रही है और इसी को लेकर ये परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर घमासान चल रहा है। पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी के नेता एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में भी एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। महाराष्ट्र में इस बात की चर्चा हो रही है कि आगे रणनीति कैसी होगी, यानी जो हमारा मुद्दा रहा है, यानी भारतीय जनता पार्टी के अंदर यह बात है कि जो मुद्दा रहा है उससे डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। और इन मुद्दों पर ही चर्चाएं भारतीय जनता पार्टी के अंदर हुई और पीएम मोदी ने 3 बड़े फैसलों पर चर्चा की कि अब इस परसेप्शन की जंग में हम कैसे इन विपक्षी पार्टी के नेताओं को धूल चटा सकते हैं। उसमें एक तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार करप्शन के नाम पर विपक्षी पार्टी के नेताओं को परेशान कर रही है, जेल के अंदर डाल रही है। इसलिए पीएम मोदी ने एक बड़ा फैसला लिया और यह फैसला करप्शन के खिलाफ इस जंग को जारी रखने का है कि अब जो ये लोग बार बार ये बता रहे हैं कि इन लोगों के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, न ही दूसरे नेताओं के खिलाफ है जिसको जेल के अंदर डाला जा रहा है, सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। अब बताना पड़ेगा कि सीबीआई और ईडी कैसे काम करती है। अब इसमें और तेजी लानी पड़ेगी, सारे पेंडिंग केसेस फिर से शुरू करने पड़ेंगे। अब उसमें तेजी लाने का मतलब यही है कि विपक्ष के उन 95 नेताओं के ऊपर गाज गिरने वाली है। उनके अंदर खौफ पैदा हो गया है कि अगला नंबर किसका आएगा, क्योंकि पीएम मोदी ने बार बार इस बात का जिक्र किया कि करप्शन के मुद्दे पर हम कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। चाहे तुम जितना ही प्रोपेगेंडा पैदा करो, लोगों को दिग्भ्रमित करने की कोशिश करो, अब हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। चाहे लोग कुछ इस तरीके से सोच लें कि अब भले ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार विपक्षी नेताओं को परेशान कर रही है, लेकिन कुछ लोगों के सोचने के आधार पर हम अपने मुद्दे को नहीं बदलेंगे। सीबीआई और ईडी की जहां तक बात है, ईडी अभी जितने विपक्षी पार्टी के नेता हैं उसके आधार पर देखा जाए तो उनकी लिस्ट जो तैयार है उसमें 95 नेता हैं जिसके ऊपर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लगाए हैं। कुछ जेल के अंदर हैं, कुछ जेल के बाहर हैं, कुछ के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन जारी है, कुछ के खिलाफ चार्जशीट दायर हो चुका है और कुछ का ट्रायल शुरू होना बाकी है। लेकिन इन 95 नेताओं में नाम बड़े बड़े हैं। उसमें से कांग्रेस के 24 ऐसे नेता हैं जिसके ऊपर करप्शन के चार्जेस चल रहे हैं और कुछ की सुनवाई भी हो रही है। चिदंबरम बाप बेटे की सुनवाई कोर्ट के अंदर हो रही है। उनके खिलाफ 4 से 5 ऐसे मामले हैं जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लगे हुए हैं। और फिर इसी आधार पर देखा जाए तो कांग्रेस में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, डीके शिव कुमार, मल्लिकार्जुन खड़गे तक के ऐसे नेता हैं जिनके खिलाफ ईडी ने इंक्वायरी की है और आगे भी इंक्वायरी करेगी। उसी तरीके से पश्चिम बंगाल में जो कि ममता बनर्जी वहां गुंडा राज चला रही है, वहां के भी 19 ऐसे नेता हैं टीएमसी के जिनके खिलाफ करप्शन के चार्जेस लगे हुए हैं। राजद के भी 4 हैं, सपा के भी 6 हैं और उद्धव ठाकरे की पार्टी के भी 4 नेता हैं। ये संजय राउत जैसे नेता भी हैं जिनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लगे हुए हैं और कुछ और घोटाले हैं जिसमें संजय राउत नपने वाले हैं। मतलब
अगर अपोजिशन पार्टीज की बात करें, इनके सारे जो आजकल इंडी अलायंस के नाम पर गुल खिला रहे हैं, इनके 95 नेताओं को अब खौफ समा गया है कि करप्शन के मुद्दे पर हमने जो किया उसका अब उल्टा परिणाम निकलने वाला है। पीएम मोदी तो उसे और मजबूती से लागू करने की कोशिश में है और ईडी सीबीआई को खुली छूट दे रखे हैं, तुम्हारे पास सबूत है तो इन पॉलिटिकल बयानबाजियों से घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि इनके खिलाफ जितने सबूत हैं कोर्ट में पेश करो और उसके बाद ये देखो कि कैसे इन लोगों के ऊपर ट्रायल तेजी से शुरू किया जाए और ये हिरासत का खेल ना हो, बल्कि सीधे इनको सजा दिलाने की जरूरत है। लोअर कोर्ट से सजा हो जाएगी, सजा आगे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से सस्पेंड भी हो जाए, कोई बात नहीं है, लेकिन पहले ट्रायल शुरू करना जरूरी है। उसी तरीके से जो दूसरा और एक प्रोपेगेंडा पैदा किया जा रहा है, परसेप्शन बनाया जा रहा है, वो है मौलाना गैंग को लेकर, मुसलमानों को लेकर, और भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाया जा रहा है कि आपने क्या किया, राम मंदिर का मुद्दा उठाया, हिंदुत्व की बात की और जनता ने इसे रिजेक्ट कर दिया। हालांकि रिजेक्शन नहीं है, अगर पीएम मोदी की ही बात देखें तो भारतीय जनता पार्टी के मीटिंग में भी यह बात हुई, चर्चा उठी कि देखिए हमारे पास जो वोट हैं, यानी कि पॉपुलर वोट बहुत ज्यादा कम नहीं हुए हैं, केवल 1.2% पॉपुलर वोट हमें पिछली बार से कम आए हैं। अगर इसे आंकड़ों में तब्दील करते, यानी कि सीटों की संख्या के आधार पर देखते, तो 1-1.5% अगर सीट हमारे घट जाते तो हम 303 के बदले 298-95 पर पहुंच जाते। लेकिन ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है। कई हमारे ऐसे नेता हैं जो चुनाव हारे हैं और वो 2000, 4000, 8000, 10,000 वोटों से हार का सामना उनको करना पड़ा है। तो ऐसे में इस बात को लेकर चिंतित होने की जरूरत तो नहीं है कि मुसलमानों को खुश करने के लिए हम अपने पुराने मुद्दों से भटक जाएं। इसलिए एक फैसला यह भी हुआ है कि जिस तरीके से मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से अछूत घोषित करके रखी है, चाहे सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो या सरकार यूपीए कांग्रेस किसी की भी हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके पास कोई और मुद्दे नहीं है, एक ही मुद्दा है। एक मुद्दे पर पूरी मुस्लिम कम्युनिटी काम करती है और वो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोटिंग करना। और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही वोटिंग करेंगे ये, चाहे यूपीए की सरकार थी उस समय भी इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोटिंग किया। ये जो दिखाने की प्रवृत्ति है, बेरोजगारी है, महंगाई है और मीडिया में कुछ लोग जो इस प्रोपेगेंडा में साथ देते हैं और वो मुसलमानों का इंटरव्यू करेंगे, उनके साथ पब्लिक ओपिनियन में कुछ मुसलमान चेहरे ले आएंगे और वो लोग जो बेरोजगारी की बात करेगा, जो देश की अर्थव्यवस्था की बात करेगा, ये सिर्फ छिपे हुए एजेंडे हैं। सामने में तो उनके पास एक ही एजेंडा है और वो है भारतीय जनता पार्टी को हराना। अगर बेरोजगारी मुद्दा हो तो जहां कांग्रेस की सरकार है, कर्नाटक में या तेलंगाना में या हिमाचल प्रदेश में, उन जगहों पर ये कभी भी एक बार भी उठाए कि ये सरकार जो राज्य की है उसकी क्या परेशानियां है, उससे क्या विरोध हो सकता है। कहीं ऐसा कुछ नहीं दिखता है। न ही ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल की सरकार में, जहां एक नहीं सैकड़ों कंट्रोवर्सी है, करप्शन इतना ज्यादा है, हर नेता करप्शन के जाल में फंसा हुआ है, कीचड़ में फंसा हुआ है, सना हुआ है, वहां भी मुसलमानों को कोई मुद्दा नहीं दिखता। एक ही मुद्दा दिखता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोटिंग करेंगे। टैक्टिकल वोटिंग हर स्टेट में अलग अलग तरीके से करेंगे और इसलिए इस बात पर हमें अडिग रहना है कि हमारे जो लोग हैं, जो हमारे हिंदुत्व के मुद्दे से जुड़े हुए हैं, वो लोग नाराज ना हो कि ये भारतीय जनता पार्टी अब अपने मुद्दों से भटक चुकी है। इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया अभी मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने को लेकर, इसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए। और जो हमने यूसीसी को लेकर प्लान बनाया है, उत्तराखंड में लागू हुआ, अन्य स्टेट में लागू होगा और केंद्र में भी लागू करने के लिए हमें पूरी प्लानिंग करनी चाहिए। यूसीसी लागू होगा और उसके बाद इनकी परेशानियां
देखने को मिलेगी, जिसके कारण यह पता चलेगा कि ये कल भी हमारे साथ नहीं थे, आज भी हमारे साथ नहीं है और फिर आगे भी हमारे साथ नहीं रहेंगे। तो फिर इनके ये जो मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स चलती रही है, उस जाल में हम क्यों फंसे, आगे इसी को लेकर मंथन हो रही है, जिससे कि मौलानाओं में भी हड़कंप मचा हुआ है। परेशानी है कि अब मोदी पीछे नहीं लौटने वाले हैं। तीसरा फैसला जुडिशियरी को लेकर है। अभी पूरे हिंदुस्तान में इस बात की चर्चा हो रही है कि जुडिशियल रिफॉर्म की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या फिर जो कॉलेजियम से जजों की नियुक्ति होती है और इन जजों का जो फैसला होता है, चाहे किसान आंदोलन को लेकर देख लीजिए, पंजाब हरियाणा के हाई कोर्ट ने यह क्या फैसला दिया है कि आप ब्लॉकेज खत्म कीजिए, किसानों को आने जाने का मौका दीजिए। जबकि रिपोर्ट यह आई है कि 2000 करोड़ का नुकसान हाईवे को हो चुका है इन किसान आंदोलनों के कारण। हाई कोर्ट के जज को इससे मतलब नहीं है, कितनी बड़ी प्रशासनिक विफलता हो जाएगी, परेशानी पैदा होगी। इसलिए इस पर भी हमें काम करना चाहिए। जुडिशियल रिफॉर्म को लेकर आगे प्लानिंग करनी चाहिए, स्पीडी न्याय, और एक कॉलेजियम से नियुक्त जजों को एक एक करके यह बताना चाहिए कि आपकी टिप्पणियों से सरकार प्रभावित होती है, विपक्ष को हथियार मिलता है। आप अपने फैसलों में विचार कीजिए, वरना सरकार को विचार करना पड़ेगा कि आप लोगों के काम करने का तरीका क्या होना चाहिए। इसलिए जुडिशियल रिफॉर्म की भी चर्चा चल रही है और यही 3 ऐसे कड़े फैसले हैं जिसके कारण विपक्ष, मौलाना गैंग और जजों के बीच खलबली मची हुई है कि अब इतना बड़ा फैसला होने वाला है। इसलिए क्योंकि कैबिनेट की मीटिंग और उससे पहले अमित शाह के साथ पीएम मोदी की मुलाकात, भारतीय जनता पार्टी अलग अलग स्टेट में भले ही अपनी सीटें कम आने के कारणों पर चर्चा कर रही है, लेकिन प्रशासनिक काम आगे कैसे चलेंगे इस पर मंथन जो चल रहे हैं वो किया जा रहा है। वो किचन कैबिनेट में किया जा रहा है, जिसमें मोदी और शाह लगातार मुलाकात कर रहे हैं, बैठ के कर रहे हैं और कुछ बड़े फैसलों की तैयारी कर रहे हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।